यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, यूरोपीय यूनियन, इसी को बोलते हैं यूरोपीय यूनियन भी। यूरोपीय यूनियन में कितने देश सदस्य हैं? देश सदस्य की बात करें, कितने देश सदस्य हैं? देश सदस्य कितने देश सदस्य हैं मेरे भाई? 27 देश सदस्य। यूरोपीय यूनियन में कितने देश सदस्य हैं? 27 देश सदस्य हैं। और इसका जो करेंसी है, करेंसी यानी मुद्रा, यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। यही तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूरोपीय यूनियन का जो करेंसी है यानी मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? यही तो मुख्यालय पूछा गया, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। और ये ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। बेल्जियम की ये राजधानी है, ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी, और इसी ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। यूरोपीय यूनियन में कितने देश सदस्य हैं मेरे भाई? 27 देश सदस्य हैं। इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो किस देश के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। योजना आयोग के बारे में पहले जान लेते हैं। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। तब से लेके योजना आयोग काम कर रही थी, लेकिन 2014 ईस्वी में इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया। और इसी योजना आयोग के स्थान पर भारत में एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत में एक नया संस्था बनती है योजना आयोग के स्थान पर, जिसका क्या नाम है? नीति आयोग। और इस नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का जो सीईओ, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग जो है एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि किसी भी संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं है, ना किसी अनुच्छेद के अंदर है, ना किसी अनुसूची के अंदर, ना किसी भाग के अंदर। इसीलिए क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 ईस्वी के। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ है, परमेश्वर अय्यर। और योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त करके इसी के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों का होता है? पंच मतलब 5, यानी 5 वर्षों का जो योजना है उसी को क्या बोलेंगे? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 के बीच में हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या? 51 से 56। पहला पंचवर्षीय योजना का अवधि 51 से 56। और इस पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर। किस मॉडल पे आधारित था? हेरोल्ड मॉडल पर। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड मॉडल। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या चीज को प्राथमिकता दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, कृषि को प्राथमिकता दिया गया। सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दिया गया? कृषि को। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ है। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में। और पहला पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 51 से 56 के बीच, किस मॉडल पे आधारित था? तो हेरोल्ड मॉडल पे आधारित था। क्या चीज को प्राथमिकता दिया गया? कृषि को प्राथमिकता दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय। अगर सेकंड दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1956 से लेके 1961 के बीच में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या चीज को प्राथमिकता दिया गया? उद्योग, बड़ा उद्योग को प्राथमिकता दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किससे? पंचवर्षीय योजना से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो ये सही होगा, गांधी दर्शन। गांधी दर्शन, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी विचारधारा भी कर सकते हैं, गांधी दर्शन भी कर सकते हैं। गांधी दर्शन वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन था तो गांधी दर्शन हम लोग किए। पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो गांधी दर्शन। अगर हम लोग पंचायती राज की बात कर लें, पंचायती राज, इस पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? स्थापना, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहली बार कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। और वर्तमान समय में भारत में किस स्तरीय की पंचायती राज है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान समय में लागू है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत किसकी देन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का देन है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत भारत में किसकी देन है? बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय। एक ध्यान रखिएगा, द्विस्तरीय भी। द्विस्तरीय की बात करें तो द्विस्तरीय है अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति का देन है द्विस्तरीय ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम पंचायत की बात करें तो ये वर्तमान समय में किस अनुसूची के अंदर है? तो अनुसूची नंबर 11 के अंदर है। अनुसूची नंबर 11। और अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 40 में है, अनुसूची 11। अनुसूची 11 कब जोड़ा गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुसूची 11 कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया। और इसी अनुसूची नंबर 11 के अंदर क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं? इसको भी ध्यान रखिएगा, ये 29 विषय हैं। अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो अनुसूची नंबर 11 में है, जिसको कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ये लागू कब हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1993 को, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का चुनाव में अपना उम्मीदवारी रखने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और ये ग्राम पंचायत का चुनाव कराना ये किसके जिम्मे होता है? तो राज्य सरकार के अंदर है। ग्राम पंचायत के अंदर जो चुनाव कराना ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था सुरक्षा परिषद से संबंधित। सुरक्षा परिषद, अगर हम लोग सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, इसलिए सुरक्षा परिषद का भी हेडक्वार्टर कहां पर होगा? न्यूयॉर्क के अंदर। सबसे पहले ये जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। सुरक्षा परिषद की बात करें, सुरक्षा परिषद में कुल देश सदस्य, कुल देश सदस्य कितने देश सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुल देश सदस्य है 15। कुल कितने देश सदस्य हैं? 15। और इसमें देश में से, कुल देश सदस्य में से दो तरह के सदस्य होते हैं, एक तो अस्थाई होते हैं और एक होता है अस्थाई। कितने प्रकार के हैं? दो, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। में कितने देश शामिल हैं? 5 देश। 5 देश जो है अस्थाई में। अब ये 5 देश कौन कौन है? तो जान लीजिए, पहला यूएसए याद रखिएगा, दूसरा चीन याद रखिएगा, तीसरा फ्रांस याद रखिएगा, चौथा जो है रूस याद रखिएगा और पांचवा जो है ब्रिटेन याद रखिएगा। तो इस तरह से ये 5 देश जो है क्या है? अस्थाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई देश सदस्य हैं? 5। कौन कौन? यूएसए, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। और अस्थाई देश जो है इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 10 होती है। और इसका कार्यकाल भी होता है कितने वर्षों का? 2 वर्षों का कार्यकाल, यानी कि 2 वर्षों के लिए इनको अस्थाई सदस्य बनाया जाता है। भारत अभी तक कितनी बार अस्थाई सदस्य बना है? भारत जो है अभी तक 8 बार अस्थाई सदस्य बना है। ध्यान रखिएगा, भारत कितनी बार अस्थाई सदस्य बना है? 8 बार। भारत 8 बार अस्थाई सदस्य बना है। ये कुछ क्वेश्चन था किससे संबंधित? सुरक्षा परिषद से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था WHO से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य संगठन। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, इसका स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा के अंदर है। कहां पर है? जेनेवा के अंदर। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके जो अभी हेड हैं, अभी हेड वर्तमान समय में कौन है? नागोजी। ध्यान रखिएगा, नागोजी ओंकोजा-इवेला। नागोजी ओंकोजा-इवेला इसके हेड हैं। और ये नागोजी ओंकोजा-इवेला कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जापान का। ये किस देश के रहने वाले हैं? जापान। इसके कितने देश सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, देश सदस्य कितने हैं? 164। 194। कितने देश सदस्य हैं? 194 देश सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर है, इसके हेड कौन है? नागोजी ओंकोजा-इवेला। ये किस देश के हैं? जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, क्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया, यानी करने का प्रयास किया था राष्ट्रीय आय की गणना? तो ध्यान रखिएगा, 1867 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने।
दादा भाई नेरोजी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी। इस दादा भाई नेरोजी को भारत का वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नेरोजी। और इसी दादा भाई नेरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था 1867 ईस्वी में। इसी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ग्रैंड ओल्ड मैन यानी दादा भाई नेरोजी ने 1867 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था। ऐसे अगर राष्ट्रीय आय की बात करें, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में अभी किस संस्था के द्वारा किया जाता है? भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत में अभी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? ये प्रावधान आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की राजधानी कहां पर है? ये भी ध्यान रखिएगा, डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी कहां पर है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। और इसी आयरलैंड से भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में क्या चीज का प्रावधान है? नीति निर्देशक तत्व। अगर भाग 4 को की बात करें, भाग 4 को, ये भी ध्यान रखिएगा, भाग 4 को, भारतीय संविधान के भाग 4 को में क्या है? यह है मौलिक कर्तव्य। क्या है? ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान समय में अभी कितना हो गया है? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया है। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स का, ये 11वां मौलिक कर्तव्य। इसको कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के 4 को में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रूस से। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। और देखिए हम लोग देख लेते हैं प्रमुख देशों के संसद का नाम। अलग अलग देशों में संसद का अलग अलग नाम, जैसे भारत में संसद है, उसी तरह अगर हम लोग बात कर ले रूस के संसद को क्या कहा जाता है? कोर्टेस। रूस में संसद भवन को किस नाम से जानते हैं? कोर्टेस को। जापान के संसद का नाम है डाइट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जापान वाला पूछा जा चुका है। जापान के संसद का क्या नाम है? डाइट, याद रखिएगा। मालदीव के संसद भवन का क्या नाम है? मजलिस। मालदीव के संसद का क्या नाम है? मजलिस। नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ता है। बिना वीजा के भी आप नेपाल जाके घूम के आ सकते हैं। भारत का जो रुपया करेंसी है वो भी प्रॉपर रूप से वहां चलता है, कोई दिक्कत वहां नहीं होता है। तो नेपाल एक भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर जाने की कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ता। और इसी नेपाल का जो संसद है उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान का जो राष्ट्र ये संसद भवन है उसको किस नाम से जानते हैं? नेशनल असेंबली।
पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जानते हैं? नेशनल असेंबली। यूएसए, अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका के संसद भवन का क्या नाम है? कांग्रेस। चीन, चीन का जो संसद भवन है उसको जानते हैं हम लोग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश के संसद भवन का नाम है? तो ध्यान रखिएगा चीन का। उधर पीछे से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए। जैसे मजलिस, मजलिस किस देश के संसद भवन का नाम है? तो ध्यान रखिएगा ईरान। ईरान के संसद का क्या नाम है? मजलिस। इटली, इटली के संसद का क्या नाम है? सीनेट। इटली के संसद का नाम है सीनेट। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? शोरा। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? शोरा। तो इस तरह से हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट संसद भवन का नाम बताएं। आगे अगला और भी प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र ये तारापुर में है। कहाँ पर है? तारापुर। और ये तारापुर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ध्यान रखिएगा ये तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहीं पर भारत में पहली बार नाभिकीय शक्ति केंद्र खोला गया था। ध्यान रखिएगा भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तारापुर। ये कहाँ तारापुर है? महाराष्ट्र के अंदर। और इसके अलावे अन्य शक्ति केंद्र है जैसे कैगा। कैगा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के अंदर। कैगा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक। रावत भाटा शक्ति केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु। TLN का N का मतलब समझ जाइएगा तमिलनाडु। TLN का मतलब क्या है? तमिलनाडु। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। और कुंडनकुलम ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। इस तरह से तमिलनाडु के अंदर दो परमाणु शक्ति केंद्र है, एक कलपक्कम है और दूसरा क्या है? कुंडनकुलम है। ये दोनों परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। और आगे का प्रश्न अगला देख लेते हैं, और भी प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्रथम यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाले पहला प्रथम यात्री कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा मेजर यूरी गागरिन। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री है। ये किस देश का यात्री था? तो ध्यान रखिएगा रूस का। मेजर यूरी गागरिन किस देश के रहने वाले थे? रूस का था। और ये कब गए थे अंतरिक्ष के अंदर? तो ध्यान रखिएगा 1961 ईस्वी में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री का क्या नाम है? मेजर यूरी गागरिन। किस देश का ये है? रूस का। कब गया था अंतरिक्ष के अंदर? 1961 में। अब दूसरा क्वेश्चन जान लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये भी रूस की है रहने वाली। कब गई थी? 1963 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और जानिए, भारत के व्यक्ति, भारत का अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 ईस्वी में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। कब गया? 1984 ईस्वी में गया। वैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन था? मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। रूस का रहने वाला था, 1961 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये भी रूस की रहने वाली है, 1963 में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की सभा के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले सभा में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा।